नमस्कार, सुप्रभात। सबसे पहले तो आप सभी को टीम दृष्टि की तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपका ये नया साल आशाओं और उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आपके सपनों को पूरा करने के लिए आप अपनी मंजिल की तरफ सबसे बेहतरीन छलांग लगाते हुए अपने आप को देखेंगे। तो अब बात करें आज की खबर की, तो आज की जो खबर हमारी है आज सुबह के पहले प्रोग्राम में, वो इस प्रकार है कि एक कहानी आपको सुनाता हूं। कहानी क्या है? एक बात है। बात यह है कि आपने अक्सर कुछ बातें सुनी होंगी, जैसे कि जब आप छोटे रहे होंगे तो आपने अपने घर के बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि आज की पीढ़ी बहुत बदल गई है, आज की पीढ़ी में बहुत बदलाव आ गया है, आज की पीढ़ी में ये बात नहीं है, या आज की पीढ़ी में ये अच्छी बात है। दोनों तरह की बातें हमने सुनी हैं। तो ये आपने बहुत पहले सुनी होगी और अलग अलग उम्र के लोगों में सुनी होगी। जब आप धीरे धीरे बड़े हुए होंगे तो आपने देखा होगा जो बचपन में, जब आपके बचपन में जो बहुत ज्यादा उम्र के नहीं थे, आज जब वो कुछ बड़े हो गए तो उनमें भी वो बदलाव कहने को लिए आ गया है कि आज की पीढ़ी में बदलाव आ गया है। इनफैक्ट आज हर कोई यह मानता है कि पीढ़ी में बदलाव आता है कुछ सालों में। इसी वजह से हर पीढ़ी का अपना एक नाम होता है। लेकिन ये पीढ़ी में बदलाव आता कैसे है? देखिए, हर 10, 15, 20 साल में हम देखें तो हमारे आसपास का रहन सहन, हमारे कल्चर में कुछ चेंजेस, हमारे विचारों में कुछ बदलाव, हमारे आसपास की तकनीकी में, समाज के इंटरेस्ट में कुछ जो बदलाव होते हैं, उसी बदलाव के आधार पर एक जनरेशन की पहचान होती है और वह अपनी अगली और पिछली जनरेशन से कुछ मायनों में अलग होती है। तो इसी तरह से कई जनरेशन का नाम पड़ता रहा है। लेकिन अभी 2025 में आज से एक नई जनरेशन की शुरुआत होने की बात चली है। जनरेशन का नाम है जनरेशन बीटा और कहा जा रहा है कि आज 1 जनवरी 2025 से जो भी बच्चे पैदा होंगे इस दुनिया में कहीं भी, वो जनरेशन बीटा के बच्चे कहलाएंगे। जनरेशन बीटा के बच्चे का मतलब ये हुआ कि इसके पहले एक और जनरेशन थी, उसके पहले एक और जनरेशन थी और एक समय आमतौर पर उसका चर्चित सोशल मीडिया में या मीडिया में हर जगह पे एक समय काल निर्धारित किया गया है कि यहां से यहां तक के लिए ये जनरेशन है। तो 1 जनवरी 2025 से लेकर के 2039 तक के लिए जिस जनरेशन की बात की जा रही है वो होने वाली है जनरेशन बीटा। तो उसके पहले भी बहुत सारी जनरेशन थी। अब ये बीटा जनरेशन में क्या खास बात होने वाली है, ये बीटा जनरेशन की बचपन की शुरुआत किस तरह से होगी और भविष्य को लेकर के इनके साथ कैसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, ये सारी बातें हम देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं खबर क्या है। खबर यही है कि वेलकम जनरेशन बीटा, द फ्यूचर आफ्टर जनरेशन अल्फा एंड जनरेशन जी, जिसको हम जेन जी बोलते हैं, अराइविंग इन 2025। तो एक समय ऐसा था जब जनरेशन अल्फा चल रही थी। जनरेशन अल्फा के बाद अब जो बात आ रही है उसके भी पहले क्या कुछ था, तो जनरेशन हम देखते हैं जेन जी था। अब जो आएगा बीटा होगा। तो अब ये जो बातें होती, जो हमने कहा अभी कि जनरेशन का निर्धारण कैसे होता है, कुछ कुछ सालों में जब हमने कहा कि जनरेशन बदलती है, उसके कुछ नाम प्रचलित हो गए हैं। तो ये निर्धारण कैसे हो रहा है, उसमें सबसे पहले देखिए जनरेशन के नाम और समय सीमा कैसे तय होगा। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक घटनाओं के आधार पर हर 10-15 साल का अपना एक ट्रेंड होता है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की कुछ प्रमुख घटनाएं जो होती हैं। आर्थिक परिवर्तन, युद्ध, तकनीकी बदलाव, मीडिया में बदलाव देखा जाता है और समाज में बहुत सारी जो एक इंटरेस्ट होता है समाज का, उसमें भी बदलाव आता है कुछ समय बाद। और समय के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी होती हैं, जैसे मान लीजिए विश्व युद्ध के समय की एक जनरेशन है, उसके अपने अलग अनुभव हैं, उस समय की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है। उसी तरह से आगे की जनरेशन के लिए भी। तो हमने यह देखा कि जनरेशन में बदलाव होगा सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर। समाज की सोच में जब परिवर्तन आएगा तो उस स्तर पर हम ये कह सकते हैं कि कुछ बड़ी घटनाएं होंगी 10-15 सालों में, उसका जो प्रभाव कुछ सालों तक रहेगा, उसका जो एक्सपीरियंस उस समय के लोगों को होगा, उससे उस जनरेशन की पहचान होती। तो इस तरह से कई जनरेशन के नाम हर कुछ 10-15-20 सालों में पड़ते गए हैं। जो नई जनरेशन है, जैसा कि आपको मैंने बताया, वो है बीटा जनरेशन। तो हम बीटा जनरेशन के साथ ही शुरुआत करेंगे, लेकिन हम पहले जान लेते हैं कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत से अभी तक में कौन कौन सी प्रमुख जनरेशन हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। वो सिर्फ एक जनरेशन नहीं है, वो उस दौर का एक ट्रेंड भी बताते हैं। उस दौर के समाज का, विज्ञान का, तकनीकी का ट्रेंड भी वह बताते हैं कि उस वक्त क्या था, उसके आधार पर पता चलता है। जैसे कि हम पहले वाले को देखें, 1901 से 1927, ये जो जनरेशन है
इसे ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा जाता है। ग्रेटेस्ट जनरेशन कहे जाने के पीछे की एक बड़ी वजह है विश्व युद्ध। पहले विश्व युद्ध को भी इसने देखा है और उसके बाद जब दूसरा विश्व युद्ध आया तो उसको भी बाद में फिर इसने देखा। दोनों विश्व युद्ध देखने वाली जनरेशन जो है वो ग्रेटेस्ट जनरेशन कहलाती है। फिर उसके बाद साइलेंट जनरेशन है 1928 से 1945 तक। फिर बेबी बूमर जनरेशन है 46 से 64 तक। फिर जनरेशन एक्स है 65 से 80 तक। फिर उसके बाद जनरेशन वाई है जिसको हम मिलेनियल्स कहते हैं। मिलेनियल्स, आमतौर पर कभी कभी वाई आपको नहीं मिलेगा, मिलेनियल्स ही दिखेगा। तो अगर कहीं पे मिलेनियल्स दिख जाए तो आप समझ जाइएगा जनरेशन वाई की बात हो रही है। फिर जनरेशन जेड जो जी आया, इसके लिए हमने क्या कहा, जेन जी शॉर्ट में। ये 1997 से 2010 तक, लेकिन कहीं कहीं पे आपको 2012 मिल जाएगा। और कहीं पे अगर 2012 मिल जाएगा तो फिर उसके बाद जो जनरेशन अल्फा है 2011 से 24 की जगह 2013 से 24 हो जाएगा। तो हो सकता है ये आपको थोड़ा सा साल इधर उधर देखने को मिल जाए, क्योंकि बहुत स्पष्ट मानक कहीं पे किसी सरकार के द्वारा नहीं। फिर जनरेशन बीटा देखें तो अब 2025 से 2039 तक रहने वाला है। तो चूंकि जनरेशन बीटा की शुरुआत हो रही है तो हम शुरुआत जनरेशन बीटा से ही करते हैं कि आखिर इसमें क्या कुछ खासियत रहने वाली है। देखिए, स्मार्ट उपकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का उपयोग, स्मार्ट डिवाइसेस का उपयोग अल्फा जनरेशन ने भी किया। 2010 के आसपास से अगर हम देखें अल्फा जनरेशन की, अगर उसके बाद शुरुआत होती है तो उस वक्त तक डिवाइसेस आ गए थे लोगों के पास, फोन्स आ रहे थे। भले वो छोटे 3.2 इंच के स्क्रीन वाले मोबाइल फोन आ रहे थे, लेकिन उतने स्मार्ट वो नहीं थे। कुछ सालों बाद धीरे धीरे हम देखें तो दशक के अंत में स्मार्टफोन बेहतर हुए हैं। लेकिन अभी की स्थिति में हम देखें तो डिवाइस और ज्यादा स्मार्ट है, और ना सिर्फ स्मार्ट है, एआई से भी युक्त है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उस डिवाइस के साथ उपयोग करने पर अलग ही प्रभाव दिखाई देगा, और हो रहा है, ये शुरुआत हो चुकी है। यानी कि अब जो पीढ़ी आएगी उसकी शुरुआत ही एआई के साथ होगी। हम और आप एआई से तो अभी परिचित हो रहे हैं। अब यहां पे देखिए, जिस तरह से पिछली पीढ़ियां नहीं आगे बढ़ पा रही थी, ये बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी गणनाएं होती थी, बहुत सारे कैलकुलेशंस होते थे, जिसमें हमें जो समय लगता था वो एआई हमारे लिए आसान कर रहा है। एआई भावनात्मक स्तर पर हमारी तरह नहीं हो सकता है। हो सकता है उसे दुख ना हो सकता है उसे गुस्सा ना आए, लेकिन एआई जो है बहुत सारे ऐसे काम हैं, आंकड़ों की समझ को हमारे लिए आसान कर देता है, जो लंबी प्रक्रिया होती है उसको बहुत आसान कर देता है। तो उसकी सहायता आने वाली जनरेशन पूरी तरह से लेने वाली है, कोई परसेंटेज में कमी नहीं, पूरी तरह से। तो बीटा जनरेशन अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एआई का इस्तेमाल करने वाली है, स्मार्ट डिवाइसेस पर वो निर्भर रहने वाली है। हर छोटे छोटे काम आप देखिए, आज से कई साल पहले आप जिस भी जनरेशन से हैं, मैंने आपको काल तो बता दिया है, उस हिसाब से अगर आप देखें, आप जिस जनरेशन से आते हैं उस जनरेशन के हिसाब से आप सोचिए कि उस जनरेशन में अगर स्मार्ट डिवाइसेस नहीं भी थे तो क्या आपका काम हो रहा था, या स्मार्ट डिवाइसेस थे और नहीं होते तो क्या आपका काम होता। और एक आज का समय देखें, आप सारे स्मार्ट डिवाइसेस को हटा दें तो आप देखिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर मेट्रो का सफर भी करना हो तो देखिए स्मार्ट डिवाइसेस का बड़ा उपयोग हो रहा है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत सारे हैं। आप खुद मुझे एग्जाम्पल देके बता सकते हैं कमेंट में कि कितने सारे एग्जाम्पल आज की डेट में डिवाइसेस के हैं। उसके अलावा देखें, अब जो आने वाली जनरेशन है, देखिए पर्यावरण की समस्या आज की नहीं है, बहुत दिनों से धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है और अपना स्वरूप वो बढ़ा रही है। लेकिन यह आने वाली जनरेशन है, वो उसके सॉल्यूशन के लिए अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करेगी, ये हम उम्मीद लगा रहे हैं उससे, क्योंकि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। हम आने वाली जनरेशन को उसके लिए तैयार कर रहे हैं, हमारी योजनाओं में, हमारी परियोजनाओं में, हमारे प्रोजेक्ट में दिखता है। और सीधी सी बात है, जो एआई के जब वो हेल्प लेंगे, एआई से आंकड़े लेंगे, तो उनकी समझ उस स्तर पर रहेगी शुरुआत से ही कि कहां पर, क्योंकि आज देखिए एआई का एक अलग भरोसा धीरे धीरे बनता जा रहा है। एआई जो बात बताती है, किसी इंसान की बताई हुई बात से ज्यादा लोग भरोसा उस पर कर ले जाते हैं। हालांकि सुधार की गुंजाइश अभी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये चीज देखने को तो मिल रही है। तो वो चीज हमें देखने को मिलेगी, वो अपने विकल्प देखेंगे, वो ऐसी चीजें एआई की सहायता से ढूंढेंगे कि वह जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल, खाने पीने का नुकसान ना हो, ईंधन का अनावश्यक नुकसान ना हो, अनावश्यक किसी भी प्रकार का ऊर्जा का नुकसान ना हो। वो ऐसी ऊर्जा का इस्तेमाल करें जो ग्रीन एनर्जी हो, क्लीन एनर्जी हो। तो वो प्रयास उनकी तरफ से रहने वाला है। फिर उसके बाद देखें तो 2025 से 2039 तक में जितने बच्चे पैदा होंगे, पूरी दुनिया की आबादी का देखें तो 16% हिस्सा उनका होगा। यानी कि एक बड़ी संख्या 39 तक में, जब तक में वह समय उनका दौर चलेगा, उनका हो चुका होगा। तो उनसे उम्मीदें भी बड़ी होंगी भविष्य को लेकर के
कि वो समाज को नया आकार देंगे। इतनी बड़ी आबादी जब अपने अलग तरीके से सोचेगी, उन एआई के बीच में रह के सोचेगी, स्मार्ट डिवाइसेस के बीच में रह के सोचेगी, तो वह बहुत सारी चीजों को लेकर के नए नजरिए के साथ सोचेगी। हो सकता है कुछ नए वैल्यूज वो अपने हिसाब से डिसाइड करे। फिर 22वीं सदी की शुरुआत देखने वाली पीढ़ी यही एक पीढ़ी होगी। कहा जा रहा है कि अब आप देखिए 22वीं पीढ़ी आने में भी कई वर्ष लगने वाले हैं, 75 वर्ष तो कम से कम लगने वाले हैं, उससे ज्यादा, है ना। तो जो जिएगा उससे ज्यादा वही उस पीढ़ी को देखेगा। तो इस पीढ़ी के बारे में कहा जा रहा है कि ज्यादातर इस पीढ़ी के लोग उस आगे वाली 22वीं शताब्दी को जरूर देखेंगे। फिर बात आती है, हम शुरू से सारी पीढ़ियों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लें। जब से ये नामकरण बड़ा एक चर्चित हो गया है और प्रचलन में आ गया है, ये सब प्रचलित नाम है और प्रचलन के आधार पर इस पर काफी चर्चा होती है, चाहे यूपीएससी का इंटरव्यू हो, चाहे स्टेट पीसीएस का इंटरव्यू हो। ये चर्चाएं शुरुआत में मैंने बताया था ना सिर्फ एक नाम की बात है, ये ट्रेंड बताती हैं, उस समय के दौर को बताती हैं, उस समय के इतिहास को बताती हैं कि वो क्या दौर था जिससे उनमें ये उनकी जनरेशन में प्रभाव दिखता है, उनके व्यक्तित्व में दिखता है। तो ग्रेटेस्ट जनरेशन जो पहली वाली 1901 से 1927 जो 20वीं शताब्दी में हम देखते हैं, विश्व युद्ध पहला और फिर उसके बाद दूसरा, दोनों उसने देखा। ग्रेट डिप्रेशन देखा, आर्थिक मंदी जो आई थी दुनिया में, बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी, उसका सामना उसने किया। प्रभाव क्या हुआ? विश्व युद्ध, आर्थिक मंदी, संघर्षशील हो गए। वो संघर्ष बहुत ज्यादा करते थे, मेहनती बहुत ज्यादा थे, उसका उनके व्यक्तित्व में असर दिखाई देता है। स्वतंत्रता संघर्ष की भावना उनके अंदर दिखाई देती है। आजादी की लड़ाइयां दुनिया भर के देशों में चल रही, वो दिखाई देता है। कामकाज के प्रति जो नैतिकता है, जिम्मेदारी है, वो एक खास जिम्मेदारी महसूस करने वाली बात हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट जनरेशन में देखते हैं शुरुआती स्तर पर। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो साइलेंट जनरेशन, इस जनरेशन को कहा जाता है ये बहुत चुप रहने वाली जनरेशन थी। 1928 से 1945 सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता की ओर झुकी हुई थी, इस तरफ वो बढ़ने की ओर अग्रसर थी और यहाँ पर परिवार और परंपरा को महत्व दिया जा रहा था। जब स्थिरता की बात आती है तो वहां पर वैल्यूज की बात आती है, फैमिली के लिए बात आती है। आप सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, जब अपने बारे में सोचते हैं तो फिर उसके बाद अपने लोगों के बारे में भी सोचते हैं, उस तरफ यह साइलेंट जनरेशन बढ़ती है। फिर उसके बाद स्वयं पर नियंत्रण, भावनाओं पर नियंत्रण और संयम, अनुशासन, ये सब इस पीढ़ी में रहा। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे एग्जैक्टली कैसा रहा, एक हम ट्रेंड समझने की कोशिश करते हैं घटनाओं के आधार पर। फिर हम देखते हैं बेबी बूमर्स, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम देखते हैं कि ये जनरेशन अस्तित्व में आती है 1946 से 1964। एक बहुत बड़ा जनसंख्या विस्फोट दुनिया में हो रहा था, आबादी बहुत तेजी से इस दौरान बढ़ना शुरू हो गई थी। सांस्कृतिक क्रांति, सामाजिक आंदोलन में सक्रिय भागीदारी उस वक्त लोग ले रहे थे। सामाजिक आंदोलन, अलग अलग दुनिया भर के देश आजाद हो रहे हैं, समाज सुधारने की वहां पे उन जगहों पे व्यवस्थाओं को लेकर के मांग चल रही है। हम ये देख रहे हैं कि जब आज स्वतंत्रता की बात आ रही तो समानता की आवाज उठ रही है, मानवाधिकार की पर भी चर्चा हो रही है। आप देखें तो वही वो समय था, मानवाधिकार से संबंधित बहुत सारी पहल की गई। फिर उसके बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक प्रगति, इन सब को लेकर के भी उनका बड़ा जोर रहा। देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ज्यादा जोर हमने देखा यहाँ पर दिखाई देता है। जो युवा था, यूथ जो था, उसमें एक अलग किस्म का एनर्जी दिखाई देती है। जैसे हम देखें वियतनाम युद्ध हो गया, साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष हो गया, बहुत सारी चीजें थी जिसमें वह बहुत ही तरीके से लगा हुआ था, हम कह सकते हैं। ये एग्जैक्टली वही बात नहीं है, एग्जैक्टली हम पूरे वर्ग के बारे में एक बोलते हैं ना कि हम एक मोटा मोटा बता रहे हैं कि ये वर्ग ऐसा था, ये जनरेशन ऐसी थी। उस जनरेशन में हर कोई ऐसा था, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अब उसके बाद देखिए जनरेशन एक्स, 1965 से 1980। अब इसके बारे में कहा गया है कि मतलब थोड़ा सा निगेटिव सेंस में भी कहा गया है, थोड़ा सा अच्छे सेंस में भी कहा गया है, दोनों सेंस में इनके लिए कुछ ना कुछ पहचान बनी है। ठीक है, बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे, बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे उभरी जिस पर चर्चाएं शुरू हुई। तो इस पर जो चर्चाएं शुरू हुई वो बड़ी बड़ी समस्याओं को लेकर के जो सामने आई। ठीक है, एमटीवी संस्कृति, मतलब कि हम देखते हैं पश्चिम का प्रभाव धीरे धीरे दुनिया के देशों में ज्यादा बढ़ रहा था। हमने डिजिटल बदलाव होते देखा यहीं पे, ये 1980 तक आते आते हम देख रहे हैं कि डिजिटल बदलाव होते जा रहे थे। लोगों के घर में डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस धीरे धीरे आना शुरू हो चुके थे। और उसके बाद हमने देखा जनरेशन एक्स के जो माता पिता हैं वहां पर हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग शुरू हो चुकी थी। अब हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग क्या है? हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग से मतलब ये है कि ऐसे माता पिता
जो अपने बच्चों के, जैसे उनके बच्चे हैं तो उनके आसपास ही रहते हैं, यहीं कहीं उनके आसपास ही टहलते रहेंगे, मतलब उनकी केयर में उनके बिल्कुल आसपास रहेंगे, हर वक्त उन पर नजर बना के रखेंगे। इसको हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग भी कहा जाता है। तो ये एक ट्रेंड दिखाई देता है, मुख्य रूप से ये वो समय था जब बदलाव की बयार आ रही थी, तो उसमें हेलीकॉप्टर हमने देखा, पेरेंटिंग आई। फिर उसके बाद हमने देखा मिलेनियल्स जिनको हमने जनरेशन वाई कहा है। तो जनरेशन वाई की जगह ज्यादातर मिलेनियंस कहा जाता है ना। अब मिलेनियल जो है उनके बारे में 1981 से 1996 का जो समय था, ये वो समय था जब इंटरनेट युग में इन्होंने अपना बचपन बिताया। इंटरनेट युग शुरू हो रहा था, तो एकदम शुरुआती स्तर पे था। तो इनको ये समझ में आ गया था कि दुनिया को, उन्होंने देखा कि वो कैसे एकदम से नई तरह की बनती जा रही है। इंटरनेट आ गया है, मेल हो रहा है, तो अपने आप में मेल एक बड़ी इस बात थी। ठीक है, 9/11 भी यहाँ पे हम देखें तो धीरे धीरे वो बहुत सारी चीजें हैं, आर्थिक मंदी है, वो सब भी हमें दिखाई देता है। फिर उसके बाद हम देखें स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ये सब कुछ भी आता है, सामाजिक मुद्दे आते हैं। और हमने ये भी देखा कि यहाँ पे जलवायु परिवर्तन का मुद्दा धीरे धीरे प्रबल होता जा रहा था और उस पर बैठक भी हो रही थी दुनिया के स्तर पर। फिर हम देखते हैं जनरेशन जी, जिसको हम जेन जी बोलते हैं। 21वीं शताब्दी में हम कह सकते हैं कि हम पहुंच चुके थे जनरेशन जी के साथ में, जेन जी के साथ में। तो 1997 से 2010, कहीं कहीं पे ये आपको 2012 के रूप में भी दिखाई देगी। आईजेन भी बोलते हैं इसको। अब ये वो जनरेशन है जिसमें हम देखें तो बच्चे जब पैदा हो रहे थे तो डिजिटल दुनिया में थे। मोबाइल फोन था, सोशल मीडिया था, वर्चुअल दुनिया थी। स्मार्टफोन्स वैसे नहीं थे लेकिन थे। सोशल मीडिया आज की तरह नहीं था लेकिन था। डिजिटल दुनिया थी, लोग यूट्यूब कर रहे थे, गूगल कर रहे थे, वो सब कर रहे थे। अब हम देखें इस पीढ़ी का जो ध्यान था पर्यावरण, समानता, राजनीतिक जागरूकता पर रहा। एक बड़े समूह का ध्यान इस पर रहा। ये वो समूह था जो आज की डेट में हम देखिए जितने भी परिवर्तन हम देखते हैं बहुत सारे, चाहे हम पर्यावरण की चिंताएं देख लें, तो उसमें इस जनरेशन का भी अब जाके योगदान हमें समझ में आता है कि शामिल होता जा रहा है, दिखाई देता जा रहा है। राजनीतिक जागरूकता ही ये वो थी, जनरेशन थी जो धीरे धीरे करके हम देखते हैं आज बदलावों को लेकर के राजनीति में कुछ अलग बात करती है या एक देखती है पॉजिटिव रूप से कि कुछ चेंज हो सकता है। तो ये नई वाली जनरेशन जेन जी ही थी जिसने यहाँ पे अपने आप को समझा। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब ये सब चीजें बढ़ती जा रही थी तो अब जनरेशन अल्फा आता है। जेन जी को लेकर के कहा गया था कि वो काफी अलग है। फिर जनरेशन अल्फा आया, तो सीधी सी बात है ये तो हर जनरेशन ही कहती आ रही है आगे वाली जनरेशन उनसे अलग है और वो अपने आप को थोड़ा सा बेटर मानते हैं। ये तो एक विचारधारा की बात है, वो अलग बात है। लेकिन ये चर्चाएं हुई कि अब अल्फा में क्या था। तो अल्फा में देखिए वो जो था वो डिजिटल माहौल, वो तकनीकी, वो और बेहतर थी। वो डिजिटल, अब जो स्मार्टफोन्स थे बहुत स्मार्ट हो चुके थे, अब दुनिया स्वाइप करना शुरू कर चुकी थी बेहतर तरीके से। तो ये 2010 के बाद स्वाइप वाली दुनिया आ गई। इंटरनेट और सोशल मीडिया जो था अब वो स्वाइप से ऐसे यूज हो रहा था, पहले की तरह नहीं माउस के साथ। फिर आप देखें तो बदलाव आता है और इस बदलाव में हम देखते हैं एआई धीरे धीरे अभी आया है। तो एआई को अल्फा जनरेशन जो है जब तक समझ रही थी, अल्फा जनरेशन जो है और अल्फा के अलावा जो पीछे मिलेनियल्स जनरेशन है जिसको हम जनरेशन वाई बोलते हैं, इनका एआई के हम देखें अस्तित्व में बहुत बड़ा योगदान तो है ही। लेकिन अब जो आने वाली जनरेशन है योगदान तो वो देने वाली है, योगदान के साथ साथ में वो उसका शुरुआत से पार्ट भी रहने वाली है। तो इसीलिए हमने शुरुआत जब बीटा जनरेशन से की थी तो हमने बताया था कि हम इसीलिए उनसे ज्यादा आकांक्षाएं कर भी रहे हैं, वो हम पॉजिटिव अप्रोच के रूप में ही अभी सोच रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतनी सी बात है। हमने सारी जनरेशन्स को देखा, बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत विस्तार की बातें हैं, लेकिन हम मोटी मोटी बातें कुछ हद तक समझ सकें, पहचान सकें, जनरेशन के अंतर को एक मोटे रूप से समझ सकें, उसके लिए एक नज़र में यह जानना जरूरी था। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे बढ़ने के पहले जरूरी जानकारी है और अभी आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी है। पहले ये देख लीजिए कि दृष्टि आईएएस की जो मुखर्जी नगर की क्लासेस हैं अब वो नोएडा में होंगी, नोएडा सेक्टर 15 में। तो नोएडा सेक्टर 15 में अब इसका अगला ऑफलाइन बैच शुरू होने वाला है। एक बैच पहले ही आ चुका है, आईएसजीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस का हिंदी माध्यम में है 16 जनवरी से सुबह 11:30 बजे से, और अंग्रेजी माध्यम में भी है 9 जनवरी शाम को 6 बजे से। आपको कोई भी अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप 87501 87501 पर कॉल भी कर सकते हैं। आप चाहें
तो ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन नहीं करना चाहें तो उसके लिए भी दृष्टि लर्निंग ऐप है। आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और शुरू करें अपनी तैयारी। अब देख लेते हैं एक सवाल बहुत आसान सा है। निम्नलिखित में से किस जनरेशन की शुरुआत 2025 से मानी जा रही है? बताइए, जेन जी, जेन वाई, जेन अल्फा या जेन बीटा? तो इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। और एक बार फिर से मेरी और दृष्टि आईएएस की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।